चलो खुल जा सिम सिम। अभी तक हमने पढ़ा है राउल्ट्स लॉ, ठीक है। क्या होता है राउल्ट्स लॉ के अंदर? देखिए राउल्ट्स लॉ के अंदर दूसरा लिक्विड अगर मिक्स करे तो उसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूट पार्टिकल्स का, वो वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग उसकी सॉल्युबिलिटी डिसाइड हो पाती है, और वो जो सॉल्युबिलिटी है उसको ही जस्टिफाई करता है राउल्ट्स लॉ। डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट लिखे थे राउल्ट्स लॉ के, जिसके अंदर उसके फॉर्मूलाज भी है, जिसमें एक फॉर्म था प्योर लिक्विड, ठीक है। अगर प्योर लिक्विड है तो क्या होगा? तो प्योर का मतलब क्या होता है? वो सिंगल सब्सटेंस है। प्योर मतलब ओनली सॉल्वेंट जिसमें प्रेजेंट हो उसको प्योर सॉल्यूशन बोलेंगे, और उसका वेपर प्रेशर कितना होता है? कांस्टेंट, दैट इज 1, ठीक है। पी नॉट जो है वो 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज मेरे पास सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है। अब इस केस के अंदर जो सॉलिड होता है वो कैसा होता है? नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। सॉलिड कैसा होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। अब नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? डू नॉट इवापोरेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर मैं सपोज यहां पर एक सॉल्यूशन ले लेता हूं, ठीक है, एक वेसल ले लिया, वेसल के अंदर भर दिया पानी, ठीक है, पानी में डाल दिया थोड़ा सा नमक, NaCl डाल देंगे। अब दो चीजें इसमें दिख रही है आपको, एक है H2O विच इज सॉल्वेंट विच इज वोलेटाइल, ठीक है, और दूसरा है इसके अंदर NaCl। NaCl क्या है? तो कि वो है सॉल्यूट, और सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। अब अगर सपोज वेपर प्रेशर की बात करें, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं एक चैम्बर में, ठीक है, इसको बंद कर दिया एक चैम्बर में, ऐसे एक चैम्बर में बंद कर दिया है। अब क्या हुआ? थोड़े टाइम के बाद देखा तो इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स जमा हो गए। यहां पर ध्यान दे, मॉलिक्यूल्स जमा हो गए, ठीक है। मतलब ये क्या है? तो कि ये है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन वेपर फेज, उसकी वेपर बन चुकी है। ये है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन वेपर फेज। क्लियर है बात है? अब तो इसके अंदर बचा क्या? तो कि इसके अंदर बचा है सॉल्यूट, ठीक है, इसके अंदर बचा क्या है? सॉल्यूट। अब जो वेपर फेज में है वही वेपर फेज में से इसके ऊपर वापस प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, वेपर फेज में से इसके ऊपर वापस प्रेशर डाल रहे हैं, जिसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। क्लियर है बातें? यस और नो? अगर मैं सिंपल सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, लिक्विड लिक्विड वाला सॉल्यूशन था, नॉर्मल सॉल्यूशन। अब नॉर्मल सॉल्यूशन के अंदर कैसा होता है? क्योंकि सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है, और दोनों ही किसमें होते हैं? वोलेटाइल होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं? वोलेटाइल होते हैं। तो अगर सपोज मुझे अगर इसका वेसल देखना था, वो वेसल के अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हो, तो इसके ऊपर दोनों ही पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसके दोनों के पार्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे, और दोनों का वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इसका जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। ऐसा फॉर्मूला भी देखा था। क्यों? तो कि भाई इसके अंदर सॉल्वेंट है एंड इसके अंदर सॉल्यूट भी है, वो दोनों का टोटल कितना हो जाता है? P टोटल। बट अगर सपोज सिनेरियो ऐसा है मेरे पास जिसके अंदर P टोटल देखूं तो वो सिर्फ और सिर्फ किसका है? PA का है। और अगर PB का लेना है तो PB तो कैसा है? तो 0। क्यों 0?
तो कि पीबी का वेपर प्रेशर हो गया 0 ड्यू टू नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल है, दैट मीन्स उसके मॉलिक्यूल्स भी नहीं है ऊपर, ठीक है, और वो प्रेशराइज भी नहीं कर सकते, अंदर ही पड़े रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया पी टोटल इक्वल्स टू पी ए जितना, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए। इसके अंदर पी टोटल कितना है, पी ए प्लस पीबी जितना। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स अगर इसको मैं PT1 बोल दूं, इसको मैं PT2 बोल दूं, तो PT1 इज लेस देन PT2 हो जाएगा, यस और नो? समझ में आ रहा है? तो दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन, इट इज इंपॉर्टेंट कंडीशन। क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है? इफ वी एड नॉन वोलेटाइल solute to solution, if we add non-volatile solute to solution, then overall vapor pressure of solution will decrease। ठीक है, कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? कैसे डिक्रीज हो गया? वो उड़ा नहीं ना, सिंपल ही बात है, मतलब आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, वो उड़ा नहीं और उसका वेपर प्रेशर नहीं लगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? इसी की वजह से इस लॉ को हम लोग बोल देते हैं बाबोस लॉ। क्लियर है बातें? इसको क्या बोल देंगे? बाबोस लॉ। यस और नो? चलो हेडिंग लगाएंगे, वेपर प्रेशर ऑफ, अरे पहले हेडिंग तो लगाओ, ज्यादा होशियार बच्चे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो इसका दूसरा भी एक रीजन है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे। अगर सपोज कंपैरिजन ना करूं, मैं डायरेक्ट ही डिस्कस कर, ये तो हमने कंपेयर करके किया। अगर सपोज कंपेयर नहीं करते, चलो इसके साथ अभी कंपेयर नहीं करते, मैं ऐसा बताऊं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास क्या है? एक कंटेनर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, ठीक है, मान लेते हैं पानी। और दूसरा कंटेनर है मेरे पास जिसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो इसके अंदर है वोलेटाइल सॉल्वेंट, प्लस इसके अंदर है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अब बताओ दोनों में से इवापोरेशन किसका ज्यादा होगा? अब दोनों में से इवापोरेशन किसका ज्यादा होगा? देखो होगा तो दोनों में किसका? वाटर का ही, दोनों में वाटर का ही इवापोरेशन हो रहा है, लेकिन किसमें ज्यादा होगा और क्यों, ये सवाल है मेरा। इवापोरेशन इज सरफेस फेनोमेनॉन, ठीक है, इवापोरेशन इज सरफेस फेनोमेनॉन, ऐसा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवापोरेशन जो है ये कैसा है? सरफेस फेनोमेनॉन है, जिसमें जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतना जल्दी इवापोरेशन होता है। क्लियर है बातें? यस और नो? अब जैसे ही इसमें अकेला वाटर है, इसमें से जो मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाने वाले हैं इवापोरेट होके, वो तो चले जाएंगे,
बट इसके अंदर कैसा होगा जाने के लिए, ये जो है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है, ये जो नॉन वॉलेटाइल वाले हैं, ये सरफेस एरिया को डिक्रीज कर देते हैं टू इवापोरेट। समझ में आ रहा है? ये क्या करता है, ये जो नॉन वॉलेटाइल है ये क्या करता है, डिक्रीज सरफेस एरिया फॉर इवापोरेशन। क्लियर है बातें? दूसरी बात, अगर इसने बॉन्ड बना दिया है, मतलब आयोनाइज हो जाएंगे ना, सपोज मान लेते हैं नमक डाल दिया है, तो अब क्या हुआ, ऐसे सोडियम ऐसे क्लोरीन, ऐसे सोडियम ऐसे क्लोरीन, ऐसे सोडियम ऐसे क्लोरीन, ऐसे डाइपोल्स देखने को मिलेंगे। अब पानी को तो उड़ जाना है, लेकिन इसको ब्रेक करके उड़ना पड़ेगा, उसको जाना है ना, बट ये तो एक बॉन्ड जैसा बना के रखा है ऊपर। समझ में आ रहा है? ये उड़ने के लिए इसको ये ब्रेक करना पड़ेगा, इसलिए इसको बॉईल करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा गर्मी देनी पड़ेगी। नॉर्मल टेम्परेचर पर ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसके अंदर रेट ऑफ इवापोरेशन वो कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में लेस अमाउंट मतलब ऐसा समझ लो, लेस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन वेपर फेज। इसमें क्या हो जाएगा, मोर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन वेपर फेज। समझ में आ रहा है? अगर किसी के साथ भी कंपेयर ना करें तो भी ये फेनोमेनन होगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो जो चीज ऐसा करे, जब नॉन वॉलेटाइल सॉलिड की बात करेंगे हम, तब हमेशा याद रखना वेपर प्रेशर कैसा होता है, डिक्रीज होता है जब आप उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तब। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? हेडिंग लगा दिया है, यस और नो? लिखेंगे उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्हेन only solvent is present in the solution, only solvent is present in the solution, rate of evaporation is more because of large surface area present. Therefore greater number of particles, therefore greater number of particles are present in vapor phase, which can apply vapor pressure on the solution. Vapor pressure on the solution. And if we add non-volatile solute, then it decreases surface area to evaporate, for volatile solvent, which decreases number of molecules in vapor phase, result into less vapor pressure. Vapor phase, results in less vapor pressure compared to vapor pressure in pure solvent. ये ड्रॉ कर लो, लिखना स्टार्ट करो ये सब। Compared to vapor pressure in प्योर सॉल्वेंट,
चलो यहां पर ध्यान दे, अगर सपोज मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये ऑलवेज 1 होता है जनरली, ठीक है। अब जो हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, ठीक है, इसके मोल फ्रैक्शन हम लोग ले लेते हैं एक्स बी है, ठीक है, विच इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, ऑलवेज लेस देन 1 ही होगा, ऐसा तो पता ही है ना, सॉल्यूट है तो लेस देन 1 ही होगा। तो इसके अंदर हमारा जो सॉल्वेंट है वो हमेशा ज्यादा रहेगा। वेपर प्रेशर की बात करें तो पी ए इज ऑलवेज लेस देन पी नॉट ए, ये है हमारा बाबोस लॉ, ये है बाबोस लॉ का फॉर्मेट, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे बाबोस लॉ, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो, on adding a non-volatile solute, on adding a non-volatile solute to a solvent, the vapor pressure always, वेपर प्रेशर ऑफ लिखना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज गेट्स लोवर्ड, दिस इज नोन एज बाबोस लॉ, ये लिख लो। पीए, पीए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। यहां पर पीए या फिर पी टोटल भी लिख सकते हैं, तो पी टोटल लिख दो तो भी चलेगा। क्लियर है बातें, हटाओ पेज, चलो नई बातें करेंगे, आइडियल नॉन आइडियल के बारे में, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जो राउल्ट को अंधा फॉलो करे, ठीक है, राउल्ट को अंधा फॉलो करे, दैट मींस कोई भी कंडीशन में राउल्ट सही होना चाहिए, उसके लिए कोई भी कंडीशन में राउल्ट सही होना चाहिए, दैट मींस एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन भी बोल देता हूं मैं, कंसंट्रेशन, अगर कोई लिक्विड या गैस ओबेस राउल्ट्स लॉ, हम हमारे केस में हम सॉल्यूशन बोलेंगे, अगर कोई सॉल्यूशन ओबेस राउल्ट्स लॉ, तो इसको हम बोल देंगे आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, इसको बोलेंगे आइडियल, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे उसमें सबसे पहला पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल इफ, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल इफ it strictly obeys Raoult's law, it strictly obeys Raoult's law at all concentration and temperature conditions, टेम्परेचर कंडीशंस। क्या होता है राउल्ट का लॉ, क्या कहता है बताओ, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, ये है राउल्ट्स लॉ, ये कोई भी कंडीशन में फॉलो होना चाहिए, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन होने की। क्लियर है बातें, यस और नो। चलो सेकंड पॉइंट लिखेंगे आइडियल के अंदर,
when two components are mixed to form solution, when two components are mixed to form solution, interactive forces between AA मतलब solvent, BB solute and AB solvent must remain same. On formation of solution. नहीं छोड़ो ना, आगे लिखा है ना ऑन, कुछ मतलब मस्ट रिमेन सेम, बस। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, हमने क्या किया कि हम सॉल्यूशन बना रहे, देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे। कैसे सॉल्यूशन बना रहे, कि ए और बी को मिला के ए बी बना रहे, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। ध्यान से देखें क्या हुआ, कि इंटरेक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है किसके बीच में, ए के बीच में एंड बी के बीच में, इंटरेक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट थे, तभी बना था ए और बी। अब जब इसको ब्रेक करेंगे तब इसके अंदर से ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा और नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे बिटवीन ए एंड बी। अब ये फोर्सेस, मतलब ये फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी यूज हुई है, एनर्जी यूज्ड टू ब्रेक का स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है, एनर्जी यूज टू ब्रेक बॉन्ड्स, उतनी ही एनर्जी खर्च होनी चाहिए, एनर्जी यूज्ड टू फॉर्म बॉन्ड्स। ये दोनों कैसा होना चाहिए, सेम। समझ में आ रहा है, यस और नो? मतलब इंटरेक्टिव फोर्सेस इसके और इसके सबके मिला के जितने होंगे, वो सारे इंटरेक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी दी, उतनी ही एनर्जी इसके पास होनी चाहिए, और या फिर ऐसा समझ लो उतनी ही एनर्जी से सारे बॉन्ड्स इसमें फॉर्म हो जाने चाहिए, मतलब सॉल्यूशन बन जाना चाहिए आपका। एक तरीके से ऐसा समझ लो कि जब कंपोनेंट में सॉल्यूट डाल रहा हूं, सॉल्वेंट डाल रहा हूं, वो सॉल्वेंट मिक्स होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी वो दोनों में से ही मिल जानी चाहिए हमें। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है, यस और नो? चलो ये राउंड ये लिख लो सेकंड में। जल्दी लिखे। थर्ड पॉइंट, component present in the solution must have, component present in the solution must have similar structures and properties, similar structures and properties। पोलर हो तो पोलर होना चाहिए, नॉन पोलर तो नॉन पोलर होने चाहिए। समझ में आ गया? मतलब ऐसा नहीं कि मिक्स होने के बाद अंदर जाके केओस करे, आधे हो गए सॉल्यूट आधे नहीं हुए, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है? इसमें कुछ समझाने जैसा? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? मान लेते हैं इनिशियली, ठीक है, इधर लिख देते, वॉल्यूम वी मिक्सिंग ये 0, मान लेते हैं मेरे पास ए एंड बी है, उसमें से बना रहा हूं क्या, ए बी। अब जब बना रहे तब इनिशियली मैंने यूज किया है 5 ml, इसको भी ले लिया है 5 ml, ये दोनों मिला के कितना सॉल्यूशन बनाएंगे, 10 ml। ऐसा होना चाहिए। फिर आगे जाके ऐसा बोलो कि जब मिक्स कर रहे थे तब बी थोड़ा सा उड़ गया, तो ये आइडियल कंडीशन नहीं है। समझ में आ रहा है?
यस और नो? दैट मीन्स कभी कभी कैसा होता है कि 5-5 ml डाल दिए, फिर भी उसके बाद क्या बन रहा है ए बी, तो ए बी बन रहा है 10 ml के बदले 5 ml बन रहा है, 6 ml बन रहा है, 7 ml बन रहा है, ऐसा हो रहा है। तो कहाँ गए कंपोनेंट्स? तो कि कोई ना कोई तरीके से मिक्स नहीं हो पाया, ऐसा हो सकता है, या तो ए पड़ा रहा लिमिटिंग रिएजेंट की तरह, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए इस केस में, चलते चलते इवापोरेट हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मिक्स कंप्लीटली हो जाना चाहिए। दैट मींस ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो 0 हो जाना चाहिए। क्लियर है बातें? यस और नो? लिख लो डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल्स टू 0 ऐसा। नेक्स्ट इज एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज शुड बी 0, मतलब डेल्टा मिक्सिंग एंथैल्पी 0 हो जानी चाहिए। वो तो जैसा अभी हमने बताया वही उसके जैसा ही है। ए बी ये दोनों जितनी एनर्जी खर्च करेंगे उतनी ही एनर्जी इसमें लगनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मिक्सिंग एंथैल्पी 0 हो जाएगी। 3 कंडीशंस ऑलवेज याद रखने की। 3 कंडीशंस कौन सी? क्योंकि पहला राउल्ट लॉ, दूसरा डेल्टा वी मिक्सिंग 0 एंड तीसरा डेल्टा एच मिक्सिंग 0। बाकी सारी बातें खाली पॉइंट्स बढ़ाने के लिए है, बाकी मेजर तो ये 3 ही पॉइंट है। समझ में आ रहा है? इसका उल्टा घर से लिखेंगे नॉन आइडियल कंडीशंस में। समझ में आ रहा है? एग्जांपल्स लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशन के, एग्जांपल लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशन के। फर्स्ट बेंजीन एंड टोल्यूइन, बेंजीन एंड टोल्यूइन। सेकेंड हेक्सेन एंड हेप्टेन, सेकेंड हेक्सेन एंड हेप्टेन। देखो इसके जितने एग्जाम्पल लिखो उतने कम है वैसे तो, और इसके क्वेश्चंस भी आते ही है। तो आपको ऐसा याद रखना चाहिए, एनी सॉल्यूशन टेंड्स टू बिहेव एज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है? एनी सॉल्यूशन टेंड्स टू बिहेव एज आइडियल इफ इट इज इन लार्ज एक्सटेंट। ठीक है? अगर वो बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब आप ऐसा समझो कि मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूशन बनाना है, आप समझो, ठीक है, 50 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, तो इसके अंदर सॉल्वेंट जो है वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। अब सॉल्वेंट अकेला जितना बढ़ेगा उतनी प्योरिटी बढ़ेगी। ठीक है? उतना उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट कम ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप 100% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ही बना रहे हो, बट जितना डाइल्यूटेड ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप ऐसा बोल सकते हो कि वो प्योर है। वरना तो ऐसा कोई एग्जैक्ट इसके अंदर नहीं है कि कितना आइडियल है कितना नॉन आइडियल है। बट हम अभी आगे देखेंगे जितना डेविएशन है उसके हिसाब से भी होता है इसके अंदर। पर अभी थोड़ा सा ध्यान रखो, क्या याद रखना है? जितना लार्ज एक्सटेंट में हुआ उतना ज्यादा वो कैसा? आइडियल, आइडियल तरफ ज्यादा होगा। क्लियर है बातें? यस और नो? थर्ड इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड। फोर्थ ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। फिफ्थ क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, इफ solute and solvent are of same nature, नेचर मतलब कैसा नेचर? बहुत अच्छा नेचर। पोलार, पोलार, नॉन पोलार, नॉन पोलार, ऐसा नेचर किसी का हो तो ये सब फॉर्म करते हैं आइडियल सॉल्यूशन।
याद रखे बातें बड़ी बड़ी। अगर कोई आपको ऐसा बोले ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाओ कि राउल्ट कैसा है, ठीक है, अगर कोई आपको ऐसा बोले कि राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करने वाले आइडियल कैसे बिहेव करते हैं, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ठीक है, एक ग्राफ के अंदर इस तरफ हम लोग ले लेंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इस तरफ ले लेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलो इनिशियली यहां पर मोल फ्रैक्शन एक्स ए एंड एक्स बी, ठीक है, एक को 0 ले लेते हैं और एक को 1 ले लेते हैं। ठीक है, इनिशियली, और आफ्टर सम टाइम यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आ गया दूसरा 0, मतलब जो पहले 1 था उसको 0 कर दिया और 0 था उसको 1 कर दिया। ठीक है, ऐसा। ठीक है, चलो 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे क्या है, एक्स बी है, और 1 पोजीशन वाला एक्स बी का ले लेते हैं, एक्स बी 1 से 0 हो रहा है, तो यहां से एक्स बी 1 से 0 दिख रहा है। ठीक है, एक्स बी 1 से 0। चलो दूसरा कैसा है, 0 से 1 है एक्स से, ठीक है, 0 से 1 है एक्स से, चलो एक्स से ले लेते हैं 0 से 1, ऐसा 0 से ये चला गया 1। ठीक है, अब किसका वेपर प्रेशर कम होता हुआ दिख रहा है? देखिए इस तरफ हम लोगों ने ले लिया वेपर प्रेशर, ठीक है, यहां से स्टार्ट करके इस तरफ जा रहा है, तो ये हो गया पी ए, पी बी है ना, नहीं पी ए ही है, पी बी है, सॉरी पी बी है, क्या हो गया पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये वाला क्या है, पी ए, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए। ओवरऑल जो है रिजल्टेंट हमारा, रिजल्टेंट कैसा है, देखिए रिजल्टेंट वाला ये रहा, ये है रिजल्टेंट, कैसा हो जाएगा, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ये सीधे सीधे ग्राफ जो है ये राउल्ट्स लॉ को शो करते हैं। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है? फटाफट ड्रॉ करो। यहां पर जो मिल रहा है वो प्योर फॉर्म है।
इस ग्राफ के ऊपर से क्या समझ में आता है, जब आपका मोल फ्रैक्शन, अगर आपका XB जो है अगर 1 है तो उस टाइम पे जो B है वो मैक्सिमम वेपर प्रेशर पोजेस करेगा, ठीक है। दैट मींस वेपर प्रेशर ऑफ B इज मैक्सिमम, और इस तरफ जो है वो XA की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये जो है इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ A इज मैक्सिमम, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ A इज मैक्सिमम। क्लियर है बातें? यस और नो? ये राउल्स लॉ है। क्लियर है बातें? बोल बोल, चल रहा है, समझ में आ रहा है? राउल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। चलो, आपको कभी कभी ऐसा भी उल्टा भी देखने को मिल सकता है, मतलब कंपोनेंट हमने यहां पर बी लिया है, ठीक है, ये है प्योर कंपोनेंट बी, इस तरफ लिया है, और इस तरफ लिया है प्योर कंपोनेंट ए बी को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका ग्राफ एज इट इज रहेगा। क्लियर है बातें? समझ में आ गया? जिसको ज्यादा लेना उसको ले सकते हैं, कम लेना हो कम ले सकते हैं। क्लियर है? अगर मैं इसके अंदर नॉन आइडियल की बातें करूं, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कौन नॉन आइडियल? उल्टा कर दो, राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता। दैट मींस PA इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट A XA एंड PB इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट B XB, ठीक है। ये पहली कंडीशन नॉन आइडियल होने की। दूसरी क्या है? डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू 0। तीसरी कंडीशन डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? अगर ये सब नॉट इक्वल्स टू 0 है, अगर ये सब नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसमें दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका एक मतलब आता है कि अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, अगर P की बात करें इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट A XA ऐसा है, तो इसके दो बातें हो सकती है, या तो ये ज्यादा है या तो ये कम है। समझ में आ रहा है? या तो ये ज्यादा है, इक्वल टू नहीं है, तो मतलब ज्यादा है या तो कम है, ठीक है। अगर ये ज्यादा है तो इसको हम बोल देंगे राउल्ट लॉ से ज्यादा हो गया। राउल्ट लॉ तो इक्वल वाला है ना, उससे ज्यादा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अगर ये ज्यादा हो गया तो इसको हम क्या बोल देंगे? पॉजिटिव डेविएशन। और इसको क्या बोल देंगे? नेगेटिव डेविएशन। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो सब चीजें पॉजिटिव। डेल्टा V मिक्सिंग कैसा हो गया? ग्रेटर देन 0। H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर नेगेटिव आया तो डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0। समझ में आ रहा है? यस और नो? क्लियर है बातें? ग्राफिकली भी समझना है इसको, बाकी सब बातें दिखेंगे। लिख लो पहले तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन लगा के ये तीन चीजें। बात करते हैं पॉजिटिव की, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन की। पॉजिटिव डेविएशन कैसे हुआ? अगर मैं इंटरेक्शंस की बात करूं, मतलब हमने जो सॉल्यूशन में डाला हुआ है, ठीक है,
क्या क्या डाला हुआ है, एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर मैं इंटरेक्शंस की बात करूं तो क्या हुआ, ए बी, उसमें से बना ए बी, इंटरेक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए बी बी एंड ए बी। चलो अब दोनों इक्वल नहीं है, ये सीधी सीधी कॉमन बात है, ठीक है। अब दोनों इक्वल नहीं है, बताओ मुझे कि ये फोर्सेस कम होंगे कि ज्यादा होंगे, ऐसा समझो, मतलब प्रोडक्ट से ज्यादा ये फोर्सेस है कि प्रोडक्ट से कम है ये फोर्सेस, कैसे? नहीं, कैसे के साथ ही बताना। हाँ, जो ये इंटरेक्टिव फोर्सेस है ए एंड बी के, उससे ये वाला जो है वो लेस है, ठीक है। ए बी वाला जो है वो कैसा है, लेस है। मतलब आपके ये फोर्सेस इंक्रीज हो गए, ये फोर्सेस इंक्रीज हो गए, इसलिए राउल्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिल रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर जो है वो भी कैसा होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि भाई इंटरेक्टिव फोर्सेस ज्यादा लगेंगे, प्रेशर वो ज्यादा करेगा, सिंपल ही बात है। इंटरेक्टिव फोर्सेस वो ज्यादा लगेगा, मतलब फोर्सेस ज्यादा है तो प्रेशर भी कैसा होगा, ज्यादा ही होगा, ऐसा ध्यान रखना है। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेक्टिव फोर्सेस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, किससे, देन सॉल्यूशन। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है, यस और नो? देयरफॉर पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। ऐसा हो जाएगा। आपका ग्राफ कैसा होगा, okay, ग्राफ की बात करें तो वापस राउल्स लॉ पे आ जाता है, राउल्स लॉ के ग्राफ पे। से कैसा टेढ़ा बन रहा है, चलो कैसा था इनिशियली, कैसा था इनिशियली, ये ग्राफ है इनिशियली, चलो ये हमारा इनिशियल ओरिजिनल ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा इनिशियल ओरिजिनल ग्राफ है। अब जब इसमें डेविएशन आएगा तब कैसा आएगा, तो कि ये तो इक्वल टू वाला है, अब ये ग्रेटर देन हो गया, समझ में आ रहा है? क्या हो गया, ये पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी भी ग्रेटर हो गया, ये हो गया पी बी का ग्राफ, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, और उसके हिसाब से टोटल भी ग्रेटर हो गया, पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। समझ में आ रहा है, यस और नो? इस तरफ मैंने कंपोनेंट ले लिया है ए वाला भी, तो एक्स से हमारा 1, एक्स बी हमारा 0, ये है पी नॉट ए, ये वाला है पी नॉट बी, यहां पर कंपोनेंट बी ले लिया है, एक्स बी 1 और एक्स ए 0, यहां पर ले लेंगे मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी, यहां पर ले लेंगे वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो ये पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है? क्या करवाना है, इंटरेक्टिव फोर्सेस को बढ़ाने हैं, सिंपल। क्लियर है? डेल्टा वी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है, और प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन, सॉरी एच मिक्सिंग भी ग्रेटर देन हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब नॉन आइडियल में कैसा होगा, सॉरी लेस देन में कैसा होगा, इसका पूरा उल्टा। मतलब अगर ग्राफ हम देखें
सब बातें उल्टी करेंगे। ग्राफ अगर देखे तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में, नेगेटिव डेविएशन में इस तरफ नीचे तरफ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, और ये पी टोटल इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। यहां पर वापस एज इट इज पी नॉट ए, यहां पर पी नॉट बी, यहां पर एक्स ए 1 एक्स बी 0, यहां पर एक्स बी 1 एक्स ए 0, यहां पर ले लेते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी, और यहां पर ले लेते हैं वेपर प्रेशर। नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन में क्या क्या बात है, तो नेगेटिव डेविएशन में जो है ए का इंटरेक्शन, बी का इंटरेक्शन, ये जो इंटरेक्टिव फोर्सेस है वो लेस देन ए बी के इंटरेक्शन में हो जाएगा। यस और नो, एक बार यहां पर देख लो। चलो फिर डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा हो जाएगा, लेस देन 0। डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा हो जाएगा, लेस देन 0। राउल्ट्स लॉ कैसे बिहेव करेगा, पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए से, एंड पी नॉट पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी से। तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है बातें, यस और नो। ये क्या है, तो कि इसमें हम लिखेंगे इसका उल्टा, वेपर प्रेशर डिक्रीज। ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरेक्टिव फोर्सेस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देन सॉल्यूशन। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है, बोलो यस और नो। क्लियर है। राउल्ट्स के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग एक और चीज देखेंगे, एग्जांपल्स। सवाल ये है डेविएट कैसे हुआ, मतलब क्या पता चला तुम लोग को कि भाई इंटरेक्टिव फोर्सेस जो है, अगर इंटरेक्टिव फोर्सेस रिएक्टेंट के बढ़ जाए, ठीक है, इंटरेक्टिव फोर्सेस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, अगर इंक्रीज हो जाए तो डेविएशन कैसा हो गया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि उसके इंटरेक्टिव फोर्स बढ़े तो वो कम इवापोरेट होगा, उसके कम हो जाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा और इसका ज्यादा हो जाएगा। कम किसका ज्यादा हो जाएगा, प्रोडक्ट का। देखो ध्यान से देखो, अगर इंटरेक्टिव फोर्सेस ए के इंक्रीज हो गए, इंटरेक्टिव फोर्सेस ए के इंक्रीज हो गए, तो इसको ब्रेक करना प्रॉब्लमेटिक हो गया। मतलब फोर्सेस बढ़ गया ना, एक दूसरे के पास में आ गए, मतलब इसको ब्रेक करना प्रॉब्लमेटिक हो गया। दैट मींस प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर जो है वो कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है, प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है, अगर सेम वे बी की बात करें, इसके फोर्सेस बढ़ रहे, ये टूटा नहीं तो इवापोरेट नहीं हुआ, तो वेपर फेज में नहीं गया, और वेपर फेज में नहीं गया तो प्योर फॉर्म में उसका भी वेपर प्रेशर कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया। जब प्योर फॉर्म में डिक्रीज हो जाता है तब हमारे एक्चुअल फॉर्म में कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ रहा है, यस और नो। सेम वे यहां पर नेगेटिव डेविएशन में बातें समझेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पहले एग्जांपल लिखो, पॉजिटिव डेविएशन में एग्जांपल लिखेंगे। इंटरेक्टिव फोर्सेस में इतना ही था। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसका एग्जांपल है अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ध्यान से समझना क्या हो रहा है। अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन है, बाद में लिखना। चलो, अल्कोहल के अंदर क्या होता है, मान लेते हैं इथेनॉल ले लिया है, ठीक है। तो अल्कोहल में क्या होता है,
देखिए OH बॉन्ड होता है ऐसे, ठीक है, OH बॉन्ड होता है, यहां पर ले लेते हैं C2H5OH, चलो ये हो गया इथेनॉल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जिसके बीच में प्रेजेंट है क्या, कि जिसके बीच में प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है। चलो साइक्लोहेक्सेन की बात करो, क्या होता है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन अला साइक्लोहेक्सेन, समझ में आ रहा है साइक्लोहेक्सेन, यस और नो। साइक्लोहेक्सेन के अंदर क्या होता है, देखिए सी कार्बन का ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हाइड्रोजन दो दो होते हैं, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन होते हैं। अब दूसरा हाइड्रोजन जब इसके साथ कनेक्टेड होता है ऐसे, तो वो वांडर वाल्स फोर्सेस से कनेक्टेड होते हैं दूसरे। ठीक है, वांडर वाल्स फोर्सेस देखने को मिलते हैं, मतलब आप ऐसा समझो, मैं ऐसा लिख दूं साइक्लोहेक्सेन, फिर बॉन्ड, फिर दूसरा साइक्लोहेक्सेन, बीच में प्रेजेंट है वांडर वाल। ठीक है, यस और नो, मतलब इनके बीच में एक्स्ट्रा फोर्सेस अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये कंपोनेंट ए, ये कंपोनेंट बी, इसके कंपोनेंट्स के बीच में जो फोर्स है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग। जो फोर्स है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग। किसकी वजह से, ताकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, इसमें वान डेर वाल्स फोर्स की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से इंटरेक्टिव फोर्सेस रिएक्टेंट के ज्यादा हो गए हैं। जब सॉल्यूशन बनेगा, जब सॉल्यूशन बनेगा तब ये ब्रेक हो जाएंगे और उसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जब सॉल्यूशन बन रहा है उसके अंदर ना हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ना वान डेर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट है। इसकी वजह से ज्यादा इवापोरेशन इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, और ये होता है पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल। क्लियर है बात है। इसके भी अनगिनत एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है, अगर रिएक्टेंट के अंदर इंटरेक्टिव फोर्सेस के बीच में ऐसा कोई फैक्टर प्रेजेंट हो जो मतलब इंटरेक्टिव फोर्सेस को इंक्रीज करे, समझ में आ रहा है, ऐसा कोई फैक्टर, कौन सा फैक्टर, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड, या तो वान डेर वाल्स बॉन्ड, या तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स भी वहां पर है, तो वो सब आ जाएंगे किसमें, पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ तो किस में आ जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। हाँ, इसीलिए ना नजदीक है, इसलिए तो उसके बीच में फोर्सेस है। अरे ऐसा नहीं, वान डेर वाल्स फोर्सेस लग रहे हैं, दैट मींस एक्स्ट्रा फोर्स प्रेजेंट है। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में कब होता है, जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक नजदीक हुए, तो ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ, मतलब जितना होना चाहिए उससे तो ज्यादा ही हुआ ना। इसकी वजह से ये कौन से डेविएशन में आ जाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन में आ जाएंगे। एग्जांपल्स लिखेंगे पॉजिटिव डेविएशन के। फर्स्ट एग्जांपल लिखवा दिया ऑलरेडी, इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन लिख लिया। दूसरा एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड CS2 लिख दो, एसीटोन एंड CS2। थर्ड एसीटोन एंड बेंजीन। फोर्थ CCl4 and CHCl3, carbon tetrachloride and chloroform, CCl4 and CHCl3. Fifth, ethanol and water. Sixth, acetone, ethanol. बस 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 बस। नॉन आइडियल में लिखो, नेगेटिव डेविएशन में एग्जाम्पल लिखेंगे। फर्स्ट क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। इसमें क्या हो रहा है देखो,
क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन जब है, क्लोरोफॉर्म अकेला है, तब ना उसमें कोई वांडरवाल्स है ना कोई हाइड्रोजन है। बट जब क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन को ज्वाइंट करते हैं तब उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। समझ में आ रहा है? जब वो दोनों कंबाइन होते हैं तब उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड अराइज होता है। उसकी वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है, ताकि इंटरेक्टिव फोर्सेस ऑफ सॉल्यूशन, इंटरेक्टिव फोर्सेस ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर। समझ में आ रहा है? और उसकी वजह से कैसा हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? सेकंड एग्जांपल लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म एंड डाइइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड डाइइथाइल ईथर। थर्ड, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। फोर्थ, water HCl। फिफ्थ, एसीटोन एनिलीन। सिक्स, वाटर HNO3। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? इसके ऊपर से एक और चीज पढ़ेंगे हम, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। ठीक है, क्या होता है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, अगले लेक्चर में। जाने दो, अभी मुंह देखे अपना।